हेलो दोस्तों। दोस्तों, आज हमारा चैलेंज का तीसरा दिन है। तो चलिए आज हम सभी खुद को चैलेंज करते हैं और अपने तीसरे दिन की तरफ बढ़ते हैं। आज के हमारे चैलेंज में हमारा सीडीपी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, मानवीय संसाधनों का प्रबंधन, जो कि बहुत से बच्चे परेशान हैं, उनको मिल नहीं पा रहा है कि कहाँ से पढ़ें, उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो इस चैप्टर को मैंने फुली एक्सप्लेन किया है। बुक की सारी लाइनें लाइन बाय लाइन पूरा रीड किया है, और वहाँ पे जो भी मुझे मतलब याद कराने की ट्रिक समझ में आ रही थी तो वो सभी मैंने आपसे शेयर की हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं हमारे आज के चैप्टर की तरफ। अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, आप लोग हमारे चैनल पर नए हो, तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मानवीय संसाधनों का प्रबंधन। मानवीय संसाधनों के प्रबंधन का अर्थ क्या होता है? मानवीय संसाधन के प्रबंधन का तात्पर्य होता है कि उचित एवं योग्यता अनुसार कार्य वितरण से है, यानी कि जो उचित है और जो योग्यता के अनुसार है उन्हीं लोगों को कार्य दिया जाए। ठीक है, उचित एवं योग्यता के अनुसार कार्य वितरण से है, जिनको कि व्यक्ति की क्षमता के परीक्षण के पश्चात प्रदान किया जाता है। व्यक्ति की क्षमता के परीक्षण के पश्चात प्रदान किया जाता है। मानवीय संसाधनों का सकुशल प्रबंधन ही किसी विद्यालय शैक्षिक व्यवस्था का मुख्य आधार है। मानवीय संसाधनों का सकुशल प्रबंधन ही किसी विद्यालय तथा शैक्षिक व्यवस्था का मुख्य आधार होता है। मानवीय संसाधनों का उपयोग उत्तम शिक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। विद्यालय के अंतर्गत प्रत्येक मानवीय संसाधन की योग्यता एवं क्षमता एक जैसी नहीं होती है, इसीलिए कार्य का वितरण भी समान रूप से नहीं किया जा सकता, अपितु उनकी योग्यता अनुसार कार्य प्रदान करना ही उनकी क्षमता का सर्वाधिक उत्तम उपयोग है। मानवीय संसाधनों के प्रबंधन को निम्नलिखित विद्वानों द्वारा स्पष्ट किया गया है। मानवीय संसाधनों का प्रबंधन विद्यालय के सर्वांगीण विकास की वह कला है जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता क्षमता के अनुसार कार्य प्रदान करके तथा मार्गदर्शन करके उसका पूर्ण सहयोग प्राप्त किया जाता है। मानवीय संसाधनों का प्रबंधन वह सार्वभौमिक तकनीक है जो विद्यालय से संबद्ध मानवों से सर्वाधिक सहयोग प्राप्त करके संपूर्ण समाज तथा राष्ट्र की आकांक्षाओं की पूर्ति करती है। इनके द्वारा ओपी शर्मा के द्वारा क्या है, एक बार फिर से देखेंगे। मानवीय संसाधनों का प्रबंधन वह सार्वभौमिक तकनीक है जो विद्यालय से संबद्ध मानवों से सर्वाधिक सहयोग प्राप्त करके संपूर्ण समाज तथा राष्ट्र की आकांक्षाओं की पूर्ति करती है। विद्यालय में मानवीय संसाधन प्रबंधन के मुख्य अंग या घटक निम्न हैं। किसी भी संस्थान अथवा विद्यालय में मानवीय संसाधन का प्रबंधन उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक, शिक्षक, छात्र तथा अन्य कर्मचारी गण को ध्यान में रखकर ही किया जाता है, क्योंकि किसी भी विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन सभी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विद्यालय में मानवीय संसाधन प्रबंधन के प्रमुख अंश निम्नलिखित हैं। प्रधानाध्यापक, अध्यापक, छात्र, समुदाय। समुदाय में कौन कौन? ग्राम शिक्षा समिति, शिक्षक अभिभावक संघ और छात्र शिक्षक संघ। ग्राम शिक्षा समिति, शिक्षक अभिभावक संघ और छात्र शिक्षक संघ। मानवीय संसाधन के रूप में प्रधानाध्यापक शैक्षिक प्रक्रिया की एक आधारभूत इकाई है और प्रधानाध्यापक उसका केंद्र बिंदु है। ठीक है, विद्यालय की समस्त क्रियाएं और विद्यालय का समस्त जीवन उसी पर मुख्य रूप से आधारित है। विद्यालय शिक्षा व्यवस्था में प्रधानाध्यापक का अस्तित्व एक अच्छे प्रबंध के लिए उत्तरदायी होता है। प्रधानाध्यापक के मार्गदर्शन में ही विद्यालय की समस्त शैक्षिक तथा प्रशासनिक प्रक्रिया संपन्न होती है। प्रधानाध्यापक अपना संतुलित तथा अनुभवी दृष्टि, व्यक्तित्व एवं विशिष्टता। प्रधानाध्यापक अपनी संतुलित तथा अनुभवी दृष्टि, व्यक्तित्व की विशिष्टता एवं अपनी योग्यता और कर्मनिष्ठा से अपने स्कूल के शिक्षकों का नेतृत्व कर विद्यालय को निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचाने में सफल होता है। प्रधानाध्यापक सौर मंडल की एक ऐसी अभिभूत शक्ति के समान है जिसके चारों ओर समस्त अध्यापक ग्रहों की भांति कार्यरत रहते हुए अपने कार्यों को पूरा करते हैं। प्रधानाध्यापक के शिक्षा संबंधी ज्ञान के ऊपर ही संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम की उन्नति एवं सफलता निर्भर है।
प्रधानाध्यापक शिक्षा व शिक्षण प्रक्रिया के संपादन में एक महत्वपूर्ण कारक है और उसका व्यक्तित्व पूरे विद्यालय प्रबंधन यथा शिक्षकों की कार्यशैली व शिक्षण कला को प्रभावित करता है। ये एकदम उसका व्यक्तित्व पूरे विद्यालय प्रबंधन तथा शिक्षकों की कार्यशैली व शिक्षण कला को प्रभावित करती है। अच्छे विद्यालय प्रबंधन की दृष्टि प्रधानाध्यापक में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है। प्रधानाध्यापक में कौन कौन से गुण होने चाहिए, चलिए देखते हैं। प्रधानाध्यापक की बहुआयामी भूमिका। विद्यालय में प्रधानाध्यापक की बहुआयामी भूमिका होती है तथा उसकी प्रत्येक भूमिका का उद्देश्य विद्यार्थी को ऐसी वातावरण प्राप्त कराना। प्रधानाध्यापक की बहुआयामी भूमिका। विद्यालय में प्रधानाध्यापक की बहुआयामी भूमिका होती है तथा उसकी प्रत्येक भूमिका का उद्देश्य विद्यार्थी को ऐसे वातावरण प्राप्त कराना है जिससे वह अपने आप को विद्यालय की शैक्षिक तथा अन्य गतिविधियों में स्वाभाविक रूप से संलग्न करते हुए सर्वांगीण विकास की दिशा को प्राप्त कर सके। प्रधानाध्यापक एक ओर छात्रों, अध्यापकों तथा अभिभावकों के प्रति उत्तरदायी होता है तो दूसरी ओर समाज और विभाग के प्रति भी उसे दायित्व का निर्वहन करना होता है। प्रधानाध्यापकों को यह बात सदा ध्यान में रखनी चाहिए कि विद्यालय एक सामाजिक संस्था है। विद्यालय एक सामाजिक संस्था है। इसकी स्थापना समाज में ऐसे व्यक्तियों के लिए की गई है जो शारीरिक रूप से शक्तिशाली, मानसिक रूप से जागरूक, नैतिक रूप से ईमानदार, भावात्मक रूप से स्थिर तथा सांस्कृतिक रूप से सभ्य तथा सामाजिक रूप में दक्ष हों। सुगमकर्ता। प्रधानाध्यापक को बच्चों, अध्यापकों एवं विद्यालय के मध्य परस्पर संबंध स्थापित करने में एक सुगमकर्ता की भूमिका में अपने को सक्रिय रखना चाहिए, क्योंकि प्रबंधन लक्ष्य तथा आवश्यकता पर आधारित होता है। प्रबंधन जो है लक्ष्य तथा आवश्यकता पर आधारित होता है। प्रबंधन में इस बात का ध्यान रखें कि अच्छे नतीजे समूह कार्य से हासिल होते हैं। अच्छे नतीजे समूह कार्य से हासिल होते हैं। प्रधानाध्यापक की भूमिका को तभी सफल माना जाएगा जब वह विद्यालय में ऐसे वातावरण की स्थापना करने में सफल हो सके जहां जाति प्रधानाध्यापक की भूमिका को तभी सफल माना जाएगा जब वह विद्यालय में ऐसे वातावरण की स्थापना करने में सफल हो सके जहां जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव के स्थान पर ज्ञानात्मक अधिगम प्रक्रिया द्वारा छात्रों के सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक स्थापित कर सके। कुशल, प्रेरणादायक। प्रधानाध्यापक में शिक्षक समूह में आत्मविश्वास बढ़ाने के गुण होने चाहिए। वह शिक्षक के द्वारा किए गए काम के सकारात्मक पहलुओं को जिक्र करके उन्हें प्रोत्साहित तथा उनके सकारात्मक पहलुओं को पहचानने में उनकी मदद कर सकता है। प्रेरणा एक प्रकार की भावात्मक शक्ति है। प्रेरणा एक प्रकार की भावात्मक शक्ति है जो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बल प्रदान करती है। प्रेरणा एक प्रकार की भावात्मक शक्ति है जो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बल प्रदान करती है। प्रधानाध्यापक में सहयोगियों को आंतरिक एवं बाह्य अभिप्रेरणा के माध्यम से प्रेरित करने का गुण होना चाहिए। प्रधानाध्यापक में सहयोगियों को आंतरिक तथा बाह्य अभिप्रेरणा के माध्यम से प्रेरित करने का गुण होना चाहिए ताकि वे गुणों से प्रेरित होकर कार्य को सही ढंग से कर सकें। नेतृत्व की क्षमता। किसी संस्था की कार्य प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए नियमों का पालन तथा अनुशासन परम आवश्यक है। अतः प्रधानाध्यापक को चाहिए कि वह स्वयं नियमों का पालन करते हुए एक ऐसी विश्वसनीयता अपने सहयोगियों के बीच उत्पन्न करे कि उसका आचरण उस पूरे समूह के लिए अभिप्रेरित करने वाला हो। प्रधानाध्यापकों को चाहिए कि वे स्वयं नियमों का पालन करते हुए एक ऐसी विश्वसनीयता एवं सहयोगियों के बीच उत्पन्न करे कि उसका आचरण उस पूरे समूह के लिए अभिप्रेरित करने वाला हो। प्रधानाध्यापक विद्यालय का प्रतिबिंब है। प्रधानाध्यापक जो है वो विद्यालय का प्रतिबिंब है। जैसा प्रधानाध्यापक होगा वैसा ही विद्यालय होगा। उसकी प्रेरणा शक्ति से छात्र उन समस्त अवसरों का सदुपयोग करने में सफल हो सकते हैं जो उन्हें विद्यालय में प्रदान किए गए हैं। प्रधानाध्यापकों को ऐसे व्यक्तियों का नेतृत्व करना होता है जो शैक्षिक योग्यता में प्रायः समान होते हैं। उनका नेतृत्व तभी सफल होगा जब उसे अपने सहयोगियों एवं अनुयायियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। प्रधानाध्यापक को ऐसे व्यक्तियों का नेतृत्व करना होता है जो शैक्षिक योग्यता में प्रायः समान होते हैं। उनका नेतृत्व तभी सफल होगा जब उन्हें अपने सहयोगियों एवं अनुयायियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। ऐसे सहयोग प्राप्त करने के लिए उसे अधिनायक नहीं बनना है बल्कि अपने साथियों की योग्यताओं तथा
क्षमताओं में निष्ठा रखते हुए लोकतांत्रिक दृष्टिकोण को ग्रहण करना होगा। मानवीय संबंध स्थापित करने की क्षमता। प्रधानाध्यापक में मानवीय संबंध स्थापित करने की योग्यता का होना अत्यंत आवश्यक है। उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि उनका लोक व्यवहार भौतिक वातावरण से प्रभावित न होकर प्रधानाध्यापकों का लोक व्यवहार जो है भौतिक वातावरण से प्रभावित न होकर निष्पक्ष हो। प्रधानाध्यापक का कर्तव्य है कि वह अपने सहयोगी अध्यापक मंडल तथा कर्मचारियों से मित्रवत संपर्क बनाए। विद्यालय में समस्त क्रियाओं का आयोजन छात्रों के लिए होता है अतः छात्रों के साथ अधिक संपर्क स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। प्रधानाध्यापक को विद्यालय व अभिभावकों के बीच कड़ी के रूप में अपना उत्तरदायित्व तो ठीक से निभाना चाहिए। विद्यालय तथा अभिभावकों के बीच की कड़ी के रूप में अपना उत्तरदायित्व तो ठीक से निभाना चाहिए। हमारा 6 पॉइंट है कुशल प्रशासन एवं समय प्रबंधक। प्रधानाध्यापक का सबसे प्रमुख कर्तव्य विद्यालय का सफल संचालन करना है। विद्यालय का सुचारू रूप से संचालन तभी संभव है जब प्रधानाध्यापक एक कुशल प्रशासक हो। कुशल प्रशासक होने के लिए उसमें प्रशासकीय योग्यता होनी चाहिए। वह कुशल प्रशासक तभी होगा जब उसमें अच्छा नियोजन करने, अच्छा संगठन करने, शिक्षक एवं छात्रों से आसानी से काम लेने की क्षमता हो तथा अच्छे कर्मचारियों से उनके कार्य के प्रति अच्छे संबंध हो। प्रधानाध्यापक अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध संसाधनों के आधार पर समस्त क्रियाओं को सही ढंग से कार्योजित करके प्रधानाध्यापक अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध संसाधनों के आधार पर समस्त क्रियाओं को सही ढंग से कर्मायोजित करके तो प्रत्येक कार्य के लिए आवश्यक समय उपलब्ध हो जाता है। प्रधानाध्यापक अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध संसाधनों के आधार पर समस्त क्रियाओं को सही ढंग से क्रमायोजित करके करे तो प्रत्येक कार्य के लिए आवश्यक समय उपलब्ध हो जाता है। समय एक महत्वपूर्ण संसाधन है। समय क्या है? एक महत्वपूर्ण संसाधन है। समय प्रबंधन विद्यालय के प्रत्येक कार्य से जुड़ा है। जैसे पाठ्यक्रम को सही समय पर पूरा करना, समय प्रबंधन विद्यालय के प्रत्येक कार्य से जुड़ा हुआ है। जैसे पाठ्यक्रम को सही समय पर पूरा करना, समय पर मूल्यांकन करना, परीक्षा परिणाम घोषित करना, छात्रवृत्ति का समय पर वितरण आदि। इसका समुचित प्रबंधन कर प्रधानाध्यापक कार्य को सही ढंग से करने के साथ साथ धन, श्रम और ऊर्जा का अपव्यय रोक सकता है। चरित्र प्रत्येक मनुष्य का नितांत व्यक्तिगत गुण है, परंतु प्रधानाध्यापक का चरित्र निजी संपत्ति की अपेक्षा सार्वजनिक महत्व का अधिक होता है। प्रधानाध्यापक के विशुद्ध चरित्र एवं आचरण से जहाँ तक एक ओर शिक्षक भयमुक्त होकर शिक्षण कार्य करते हैं, वहाँ दूसरी ओर प्रधानाध्यापक के आदर्श चरित्र एवं आचरण को जाने अनजाने में शिक्षक अपनी जीवन शैली में समाविष्ट भी करते हैं। मानवीय संसाधन में शिक्षक। विद्यालय संगठन वह संरचना है जिसमें शिक्षक, छात्र, प्रधानाध्यापक, कर्मचारी सभी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। इन सभी के प्रयासों से ही विद्यालय की गतिविधियों को संचालित किया जा सकता है। विद्यालय संगठन सिर्फ विद्यालय की व्यवस्था की ही चर्चा नहीं करता, वरन वह विद्यालय के विभिन्न तत्वों के मध्य समन्वय की बात भी करता है। चूंकि यदि विद्यालय संगठन में समन्वय व सामंजस्य का अभाव है तो कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती है। हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि विद्यालय की सभी योजना में यहाँ के अध्यापकों व प्रधानाध्यापकों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। वह योजना बनाने में जितना ध्यान देंगे उतनी ही यह योजना सफल होगी। विद्यालय की गतिविधियों में अध्यापक पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। विद्यालय की गतिविधियों में अध्यापक का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस संबंध में डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा है, अध्यापक का समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। वह उस धुरी के समान है जो बौद्धिक परंपराओं व तकनीकी क्षमताओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करता है और सभ्यता की ज्योति को प्रज्वलित करता है। अध्यापक का समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अध्यापक का समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है जो उस धुरी के समान है जो बौद्धिक परंपराओं व तकनीकी क्षमताओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित और सभ्यता की ज्योति को प्रज्वलित करता है। शिक्षक की भूमिका के संबंध में विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने अपने विचार अलग अलग ढंग से प्रस्तुत किए हैं। शिक्षा शास्त्रियों का विचार है कि अध्यापक उस मोमबत्ती के समान है जो स्वयं को जलाकर दूसरे को प्रकाशित करता है।
वास्तव में अध्यापक उस मोमबत्ती के समान है जो स्वयं को जलाकर दूसरों को प्रकाशित करता है। वास्तव में अध्यापक शिक्षा पद्धति का केंद्र बिंदु है। अध्यापक जो है शिक्षा पद्धति का केंद्र बिंदु होता है। अध्यापक के महत्व के संबंध में विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों के विचार इस प्रकार हैं। H.C. वेल्स के अनुसार इतिहास का वास्तविक निर्माता अध्यापक होता है। H.C. वेल्स के अनुसार जो है इतिहास का वास्तविक निर्माता कौन होता है? अध्यापक होता है। इतिहास का वास्तविक निर्माता कौन होता है? अध्यापक होता है। और प्रोफेसर हुमायूं कबीर ने क्या कहा है? प्रोफेसर हुमायूं कबीर के अनुसार अच्छे अध्यापक के बिना शिक्षा का सर्वोत्तम पद्धति भी सफल नहीं हो सकती है। अच्छे अध्यापक के बिना शिक्षा की सर्वोत्तम पद्धति भी सफल नहीं हो सकती। अच्छे अध्यापकों से शिक्षा पद्धति के दोषों को भी दूर किया जा सकता है। अच्छे अध्यापकों से शिक्षा पद्धति के दोषों को भी दूर किया जा सकता है। ये किसने कहा है? ये कहा है प्रोफेसर हुमायूं के द्वारा कहा गया है। प्रोफेसर हुमायूं के द्वारा, और ये H.C. वेल्स के द्वारा कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर आयोग के अनुसार हम इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हैं कि शिक्षा के पुनर्निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण ग्वालियर आयोग के अनुसार हम इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हैं कि शिक्षा के पुनर्निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व अध्यापक है। उसके वैयक्तिक गुण, उसकी शैक्षिक योग्यताएं, उसका व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा उसका स्कूल एवं समुदाय में स्थान, स्कूल की प्रसिद्धि तथा सामुदायिक जीवन पर उसका प्रभाव उसमें काम कर रहे अध्यापकों पर आधारित होता है। ग्वालियर आयोग के अनुसार क्या है? ग्वालियर आयोग के अनुसार हम इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हैं कि शिक्षा के पुनर्निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व अध्यापक है। उसके वैयक्तिक गुण, उसकी शैक्षिक योग्यताओं, उसका व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा उसका स्कूल एवं समुदाय में स्थान जो है, स्कूल की प्रसिद्धि तथा सामुदायिक जीवन पर उसका प्रभाव उनमें काम कर रहे अध्यापकों पर आधारित होता है। कोठारी आयोग के अनुसार शिक्षा को गुणात्मक रूप से प्रभावित करने वाले सभी तत्वों में अध्यापक के गुण, कुशलता एवं चरित्र का महत्व निसंदेह सर्वोपरि है। कोठारी आयोग के अनुसार शिक्षा को गुणात्मक रूप से प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्वों में अध्यापक के गुण, कुशलता एवं चरित्र का महत्व निसंदेह सर्वोपरि है। गॉरफोर्थ के शब्दों में, शिक्षक के माध्यम से ही संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। समाज की परंपराएं नवयुवकों को प्राप्त होती हैं, वहीं अध्यापक नए एवं रचनात्मक उत्तरदायित्वपूर्ण ऊर्जाएं छात्रों को सौंपता है। शिक्षक के माध्यम से ही संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। समाज की परंपराएं नवयुवकों को ज्ञात होती हैं, वही अध्यापक नए एवं रचनात्मक उत्तरदायित्वपूर्ण ऊर्जाएं छात्रों को सौंपता है। ये गारफोर्ड ने कहा है। जॉन न्यूटन के अनुसार एक डॉक्टर कुछ मरीजों को मार देता है और फिर भी वह मरीज देखना जारी रखता है। एक आर्किटेक्ट द्वारा निर्मित भवन यदि गिर जाते हैं तो वह अन्य भवनों के निर्माण का कार्य प्राप्त नहीं कर पाएगा। बहुत से असक्षम व्यक्ति ऐसे हैं जिनके द्वारा किए गए कार्यों के परिणाम दृष्टिगोचर नहीं होते हैं, परंतु यदि एक अध्यापक असक्षम है तो वह लोगों के जीवन से तब तक खिलवाड़ करता रहता है जब तक कि वह अवकाश प्राप्त नहीं कर लेता है। ये जॉन न्यूटन के अनुसार है। प्रभावी शिक्षक के गुण। एक सफल शिक्षक के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। एक सफल अध्यापक छात्र प्रेमी होता है तथा वे विद्यार्थियों के विकास में रुचि लेकर उसकी कठिनाइयों को दूर करने में तत्पर रहता है। अध्यापक का व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए, अर्थात वह अपने संपर्क में आने वाले छात्रों एवं अन्य व्यक्तियों का आदर एवं स्नेह प्राप्त करने में सक्षम हो। अध्यापक शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ एवं चरित्रवान होना चाहिए। अध्यापक को अपनी योग्यता तथा क्षमता अनुसार पाठ्योत्तर क्रियाओं एवं खेल कूद में सहयोग प्रदान करना चाहिए। छात्रों को भली भांति प्रशिक्षित करके अध्यापक के अच्छे शैक्षिक परिणाम प्राप्त करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। विद्यालय कार्यक्रमों में अभिभावकों को भी आमंत्रित करना चाहिए तथा
उसके समक्ष विद्यालय की प्रगति एवं योजनाओं को संतुलित रूप से रखना चाहिए। शैक्षिक व अन्य गतिविधियों का मूल्यांकन बिल्कुल निष्पक्ष एवं न्यायोचित रूप से करना चाहिए। छात्र छात्राओं में परस्पर सहयोग एवं प्रतिद्वंद्विता का विकास किया जाना चाहिए। शिक्षक के प्रमुख कार्य। वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास के कारण वर्तमान समाज शीघ्रता से परिवर्तित हो रहा है। शिक्षण संस्थाओं का भी इसके साथ साथ परिवर्तित एवं विकसित होना आवश्यक है। विद्यालय की छवि का अभिप्राय विद्यालय कार्यक्रम के प्रति समाज की धारणा एवं प्रतिक्रिया से है। विद्यालय छवि का अभिप्राय है विद्यालय कार्यक्रमों के प्रति समाज की धारणा एवं प्रतिक्रिया से है। शिक्षक विद्यालय का एक मुख्य अंग है, अतः विद्यालय की छवि सुधारने हेतु शिक्षक के कार्य निम्नलिखित हैं। छात्रों के बारे में पर्याप्त जानकारी रखकर उसकी व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याओं के समाधान में सहयोग करें। अपने छात्रों को उपयुक्त कक्षा कार्य एवं गृह कार्य देकर समय से निरीक्षण तथा सुझाव दें। अध्यापक समय सारणी के अनुसार अपनी क्षमताओं में जाकर शिक्षण कार्य करें। कक्षा में न जाने की प्रवृत्ति छवि को बिगाड़ती है। दैनिक कार्य में अनुभूत कठिनाइयों के समाधान हेतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं तथा क्रियात्मक अनुसंधान से समस्या का समाधान करें। अध्यापक अनुशासन प्रिय हो तथा उसे छात्रों में भी अनुशासन की प्रवृत्ति विकसित करनी चाहिए। कक्षा में शिक्षक की भूमिकाएं। शिक्षक की भूमिकाएं तथा उत्तरदायित्वों का उल्लेख। शिक्षक एक प्रबंधक तथा प्रशासक है। शिक्षक एक प्रबंधक तथा प्रशासक है। शिक्षक एक विषय विशेषज्ञ है। शिक्षक एक निर्देशक है। छात्रों का हितैषी मित्र जैसा आचरण है। छात्रों के लिए एक आदर्श है। छात्रों को नेतृत्व प्रदान करना है। शिक्षक एक कुशल शोधकर्ता के रूप में है। शिक्षक क्या क्या है? प्रबंध तथा प्रशासक है, विषय विशेषज्ञ है, निर्देशक है, हितैषी है, मित्र जैसा है, एक आदर्श है, नेतृत्व प्रदान करना है, कुशल शोधकर्ताओं के रूप में है आदि। छात्र एक मानवीय संसाधन। विद्यालय के मानवीय संसाधनों का तीसरा आधार स्तंभ उस विद्यालय के मानवीय संसाधनों का तीसरा आधार स्तंभ जो है उस विद्यालय के छात्र होते हैं। विद्यालय में बालकों के सर्वांगीण विकास हेतु अनेक प्रकार की व्यवस्था की जाती है। विद्यालय में जो भी प्रबंधन होते हैं वे छात्र को ही केंद्र मानकर किए जाते हैं। छात्र भी शिष्य का ही पर्याय है जो गुरु के गुणों को धारण करके उसकी रक्षा करता है। छात्र को विद्यार्थी तथा शिष्य भी कहा जाता है। यद्यपि शिष्य का आशय अनेक अर्थों में लिया जाता है, तथापि शिष्य शब्द अपने आप में परिपूर्ण है, जो वास्तविक रूप से गुरु शिष्य संबंध को प्रकट करता है। समुदाय की विद्यालय प्रबंधन में भूमिका। प्राचीन काल से ही समाज शिक्षक को प्रभावित करता आया है। जैसे समाज के आदर्श होते हैं, शिक्षक को वैसे ही अग्रसर होना पड़ता है। समाज के जैसे आदर्श होते हैं, शिक्षा को वैसे ही अग्रसर होना पड़ता है। आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों के कारण समाज में परिवर्तन होते रहते हैं और यह परिवर्तन शिक्षा को भी प्रभावित करते हैं। इसीलिए विद्यालय को समाज का एक लघु रूप कहा गया है। विद्यालय को समाज का एक लघु रूप कहा गया है। समाज शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, अनुशासन, शैक्षिक प्रक्रिया आदि को भी प्रभावित करता है। समाज शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, अनुशासन, शैक्षिक प्रक्रिया आदि को भी प्रभावित करता ही है और वह स्वयं भी प्रभावित होता है। इस दृष्टि में समुदाय एक सक्रिय शैक्षिक संस्था है, परंतु समुदाय स्वयं भी एक शिक्षा संस्था के रूप में बालक और व्यक्तियों को औपचारिक ढंग से प्रदान करता है। परंतु समुदाय स्वयं भी एक शिक्षा संस्था के रूप में बालक और व्यक्तियों को औपचारिक ढंग से प्रदान करता है। समुदाय का सहयोग। बालक बालिकाओं के नामांकन का दायित्व जन समुदाय को अपने ऊपर लेना चाहिए। बालक बालिकाओं के नामांकन का दायित्व जन समुदाय को अपने ऊपर लेना चाहिए, यानी कि जन समुदाय को एडमिशन कराने चाहिए लड़का लड़कियों का स्कूल में। ठीक है। विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों को विद्यालय में पुनः लाने में सहयोग होना चाहिए समुदाय का। बालिकाओं को घरेलू कार्यों से मुक्त कराकर विद्यालय में भेजने हेतु प्रेरित करना चाहिए समुदाय को। समुदाय के लोगों को अपने बच्चों को विद्यालय में साफ सुथरा करके भेजना चाहिए। बच्चों की छात्रवृत्ति का धन उसकी शैक्षिक आवश्यकताओं, गणवेश आदि पर खर्च करना चाहिए। विद्यालय की सफाई तथा रख रखाव में सहयोग करना चाहिए।
शिक्षक अभिभावक गोष्ठी में सक्रिय सहभागिता करनी चाहिए। जन समुदाय को विद्यालय में लगे हैंडपंप की देखभाल तथा विद्यालय के सुंदरीकरण की ओर ध्यान देना चाहिए। विद्यालय प्रबंधन में अध्यापक अभिभावक समिति तथा माता शिक्षक संघ की भूमिका। अध्यापक अभिभावक समिति तथा माता शिक्षक संघ के सदस्यों की बैठक में नियमित रूप से प्रतिभाग करना चाहिए और विद्यालय प्रबंधन में सुझाव देना चाहिए। विद्यालय विकास हेतु उसकी आवश्यकताओं की पहचान करके विद्यालय के भौतिक परिवेश, साज सज्जा, बागवानी आदि के रखरखाव में सक्रिय सहयोग प्रदान करना चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति बालिका, अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों के नामांकन और नियमित उपस्थिति पर निगरानी रखनी चाहिए। ग्राम शिक्षा समिति, विलेज एजुकेशन कमेटी। स्थायी नियम सन 1972 तथा सन 1975 में संशोधन किया गया। इसके अंतर्गत ग्राम शिक्षा समिति बनाई गई। 1972 और 1975 में बनाया गया। इसी के अंतर्गत ग्राम शिक्षा समिति बनाई गई। अब ये ईयर कैसे याद रखेंगे? ईयर ऐसे याद रखेंगे कि ग्राम में ज्यादातर लोग बुजुर्ग लोग ही होते हैं जो कि 72 और 75 साल के होते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत ग्राम शिक्षा समिति बनाई गई थी। ग्राम शिक्षा समिति VEC का फुल फॉर्म क्या है? विलेज एजुकेशन कमेटी। ग्राम शिक्षा समिति इस प्रकार बनाई गई। ग्राम सभा का प्रधान जो होता है वो अध्यक्ष होता है। बेसिक विद्यालयों के छात्रों के 3 संरक्षक या अभिभावक जिनमें एक महिला होती है, यह उप विद्यालय निरीक्षण द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। बेसिक विद्यालय के छात्रों के 3 संरक्षक तथा अभिभावक जिनमें एक महिला होती है, उप विद्यालय निरीक्षक द्वारा जो उप विद्यालय निरीक्षक होते हैं उनके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। बेसिक विद्यालय का प्रधान अध्यापक एक से अधिक विद्यालय होने पर वरिष्ठतम प्रधान अध्यापक इस समिति का सचिव होता है। बेसिक विद्यालय का प्रधान अध्यापक एक से अधिक विद्यालय होने पर वरिष्ठतम प्रधान अध्यापक इस समिति का सचिव होता है। ग्राम शिक्षा समिति के कार्य। विलेज एजुकेशन कमेटी के वर्क। ग्राम शिक्षा समिति के कार्य इस प्रकार है। विद्यालय के सामानों में सुधार के सुझाव देना, शिक्षकों की उपस्थिति और समय से आने के विषय में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को समाचार अर्थात जानकारी देना। शिक्षकों की उपस्थिति और समय से आने के विषय में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को समाचार अर्थात जानकारी देना। बेसिक विद्यालय के भवनों में सुधार तथा विभिन्न विद्यालय की मरम्मत के सुझाव देना। बेसिक विद्यालयों की जांच करना है। विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन एवं कार्य। निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 21 के अंतर्गत विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया गया। निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 21 के अंतर्गत विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया गया। इस समिति का गठन गैर अनुदानित विद्यालयों के अतिरिक्त प्रत्येक विद्यालय में किया गया। इस समिति का गठन गैर अनुदानित विद्यालयों के अतिरिक्त प्रत्येक विद्यालय में किया गया, जो निम्नवत है। प्रत्येक 2 वर्ष में इस समिति का पुनर्गठन किया जाएगा। किस समिति का? विद्यालय प्रबंधन समिति का। प्रत्येक 2 वर्ष में इस समिति का पुनर्गठन किया जाएगा। विद्यालय प्रबंध समिति में 15 सदस्य होंगे, जिसमें 11 सदस्य बालकों के माता पिता अथवा संरक्षक होंगे, परंतु समिति के 50% सदस्य महिलाएं होंगी। इसमें प्रबंधन समिति में 15 सदस्य होंगे, जिसमें 11 सदस्य बालकों के माता पिता तथा संरक्षक होंगे, परंतु समिति के 50% सदस्य महिलाएं होंगी। विद्यालय प्रबंध समिति के अवशेष 4 सदस्य निम्न व्यक्ति होंगे। स्थानीय प्राधिकारी के द्वारा निर्वाचित सदस्यों में से एक सदस्य, जिसका विनिश्चित स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। स्थानीय प्राधिकारी द्वारा निर्वाचित सदस्यों में से एक सदस्य, जिसका विनिश्चित स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। एक सदस्य सहायक नर्स तथा मिडवाइफ MNM। एक सदस्य सहायक नर्स तथा मिडवाइफ MNM में से लिया जाएगा, जिसका विनिश्चित विद्यालय के अध्यापकों द्वारा किया जाएगा।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट एक लेखपाल होगा। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट एक लेखपाल होगा। एक सदस्य विद्यालय का प्रधान अध्यापक, एक सदस्य विद्यालय का प्रधान अध्यापक अथवा प्रधान अध्यापक की अनुपस्थिति में वरिष्ठ अध्यापक होगा, जो पदेन सदस्य सचिव होगा। जो पदेन सदस्य सचिव होगा कौन? अध्यापक या प्रधान अध्यापक। कौन कौन होंगे? 4। पहले होंगे 4 में से एक जो स्थानीय प्राधिकारी द्वारा चयनित एक सदस्य होगा, दूसरा नर्स होगी MNM वाली, तीसरी जो होगी मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट लेखपाल होगा, और चौथा प्रधान अध्यापक। अगर प्रधान अध्यापक एब्सेंट है तो कौन होगा? वरिष्ठ अध्यापक होगा, पदेन सदस्य सचिव होगा। विद्यालय प्रबंध समिति के संरक्षक सदस्यों में से एक एक सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा कमजोर वर्ग के बालकों के माता पिता अथवा संरक्षक सम्मिलित होंगे। विद्यालय प्रबंध समिति के संरक्षक सदस्यों में एक एक सदस्य जो होंगे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा कमजोर वर्ग के बालक के माता पिता अथवा संरक्षक सम्मिलित होंगे। विद्यालय प्रबंध समिति के संरक्षक सदस्यों का चयन खुली बैठक में आम सहमति से किया जाएगा। खुली बैठक में आम सहमति से किया जाएगा सदस्यों का चयन जो होगा। परंतु विद्यालय की प्रत्येक कक्षा के न्यूनतम एक बच्चे के माता पिता संरक्षक समिति में अवश्य सम्मिलित होंगे। परंतु विद्यालय की प्रत्येक कक्षा के न्यूनतम एक बच्चे के माता पिता संरक्षक समिति में अवश्य सम्मिलित होंगे। इम्पोर्टेंट है यह, मतलब कि हर क्लास से एक बच्चे के माता पिता जरूर उसमें सम्मिलित होंगे। विद्यालय प्रबंध समिति अपने क्रियाकलापों के प्रबंधन हेतु माता पिता सदस्यों में से एक अध्यक्ष। विद्यालय प्रबंध समिति अपने क्रियाकलापों के प्रबंधन हेतु माता पिता सदस्यों में से एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगी। समिति में किसमें? क्रियाकलापों के प्रबंधन के लिए माता पिता सदस्यों में से एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगी। विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक में न्यूनतम एक बार अवश्य होगी। विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक महीने में न्यूनतम एक बार अवश्य होगी। महीने में एक बार होना जरूरी है। विद्यालय प्रबंध समिति के कार्य: विद्यालय की कार्य प्रणाली का अनुश्रवण करना है। विद्यालय की कार्य प्रणाली को सुनना है, कैसी होती है, ठीक है, अनुश्रवण करना है। विद्यालय विकास योजना का निर्माण एवं उसकी संस्तुति है। विद्यालय विकास योजना का निर्माण एवं उसकी संस्तुति है। राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकार अथवा अन्य स्रोतों से प्राप्त अनुदान के सदुपयोग का अनुश्रवण है। राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी अथवा अन्य स्रोतों से प्राप्त जो है, यानी कि पैसे, स्थानीय प्राधिकारी तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त अनुदान सदुपयोग का अनुश्रवण होगा। यह अनुश्रवण करना कि अध्यापकों पर 10 वार्षिकी आबादी जनगणना, आपदा राहत कर्तव्यों अथवा यथास्थिति स्थानीय प्राधिकारी या राज्य विधानमंडल अथवा संसद के निर्वाचन संबंधी कर्तव्यों के अतिरिक्त अन्य किसी गैर शैक्षणिक कर्तव्यों का भार न डाला जाए, यानी कि शिक्षकों पर अतिरिक्त भार न डाला जाए दूसरे कामों का। करना कि अध्यापकों पर 10 वर्षीय आबादी जनगणना, आपदा राहत कर्तव्यों, यथास्थिति स्थानीय प्राधिकरण या राज्य विधानमंडल अथवा संसद के निर्वाचन संबंधी कर्तव्यों के अतिरिक्त अन्य किसी गैर शैक्षणिक कर्तव्यों का भार न डाला जाए। विद्यालय में आसपास के सभी बालकों का नामांकन एवं उनकी निरंतर उपस्थिति सुनिश्चित करना। निःशक्तताग्रस्त बालकों का चिन्हांकन एवं नामांकन सुनिश्चित करना। विद्यालय में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के कार्यान्वयन का अनुश्रवण करना एवं उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना। विद्यालय की अभिप्राप्तियों एवं व्यय का अनुश्रवण करना। यह सुनिश्चित करना कि विद्यालय के अध्यापक गण विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता एवं समयनिष्ठता बनाए रखें। क्रियात्मक पक्ष: सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए विद्यालय निम्न क्रियाकलापों का आयोजन कर सकते हैं। बैठकों का आयोजन, गोष्ठियों एवं परिचर्चाओं का आयोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन, माँ बेटी मेला, साक्षरता कार्यक्रम, विकास संबंधी अभिकरणों के साथ सहयोग। विचार करें कि विद्यालय के विकास में समुदाय का सहयोग कहाँ कहाँ ले सकते हैं। सामुदायिक सहयोग के क्षेत्र: बालक बालिकाओं के नामांकन के दायित्व में, ड्रॉप आउट बच्चों को पुनः विद्यालय भेजने में, बालिकाओं की शिक्षा के लिए विशेष रूप से प्रेरित करने में, मातृ शिक्षक संघ, मदर टीचर एसोसिएशन MTA,
MTA मदर टीचर एसोसिएशन। मातृ शिक्षक संघ से आशय बालिकाओं के सामाजिक एवं शैक्षणिक उत्थान के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर किया गया। बालिकाओं की सामाजिक और शैक्षिक स्थिति प्रारंभ से ही अच्छी नहीं रही। बालिकाओं को समाज में बालकों की अपेक्षा कम महत्व प्रदान किया जाता है। विद्यालय एक ऐसा स्थान अर्थात केंद्र है जहां आधुनिक व उपयोगी सूचनाओं को इकट्ठा किया जाता है तथा समाज के प्रति प्रसारित किया जाता है। इन सूचनाओं से समाज को लाभ प्राप्त होता है। शैक्षिक एवं सामाजिक लाभ की सूचनाओं को बालिकाओं तक पहुंचाने के लिए माता पिता शिक्षक संघ की स्थापना की गई है। शैक्षिक एवं सामाजिक लाभ की सूचनाओं को महिलाओं तक पहुंचाने के लिए माता शिक्षक संघ की स्थापना की गई है। आज प्रदेश के प्रत्येक विद्यालय में माता शिक्षक संघ की स्थापना की जा चुकी है। मातृ शिक्षक संघ के उद्देश्य: माता बालक की प्रथम गुरु होती है। उसके माध्यम से ही बालक एवं बालिकाओं को प्रारंभिक संस्कार प्रदान किए जाते हैं। अतः माताओं को भी विद्यालय से संबंधित रखने के लिए माता शिक्षक संघ की स्थापना की गई है। मातृ शिक्षक संघ के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। मातृ शिक्षक संघ के द्वारा माताओं में शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, जिससे छात्र के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को दूर किया जा सके। महिलाओं को उनकी शक्ति, अधिकार और कर्तव्यों का ज्ञान कराना, जिससे कि वे अधिकारों का प्रयोग तथा दायित्व का पालन कर सकें। मातृ शिक्षा संघ के द्वारा माताओं में शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, जिससे छात्र के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को दूर किया जा सके। माताओं को उनकी शक्ति, अधिकार और कर्तव्यों का ज्ञान कराना, जिससे कि वे अधिकारों का प्रयोग तथा दायित्व का पालन कर सके। बालकों के समान बालिकाओं को शिक्षा ग्रहण की विशेषताओं का प्रचार प्रसार करना, क्योंकि संघ की सदस्य महिलाओं के द्वारा अन्य महिलाओं को भी बालिका शिक्षा के बारे में बताया जाता है। विद्यालय में जाकर बालिकाओं को शिक्षा ग्रहण हेतु प्रोत्साहित करना, क्योंकि माता द्वारा कही गई बात का बालक बालिकाओं पर तुरंत प्रभाव पड़ता है। महिलाओं को भी यह अनुभव कराना कि उनको पुरुषों के समान संघ बनाने एवं विद्यालय संबंधित संघ में भाग लेने का अधिकार है। बालिकाओं के चहुमुखी विकास के लिए माता शिक्षक संघ की स्थापना की गई, जिससे कि बालिकाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। विद्यालय गतिविधियों और विकास में महिलाओं का सहयोग प्राप्त करने की सर्वोत्तम विधि यही है, क्योंकि इससे महिलाओं में दायित्व की भावना का विकास होता है। महिलाओं को यह अधिकार होना चाहिए कि पुरुषों के समान संघ बनाने एवं विद्यालय समिति संघ में भाग ले सके। मातृ शिक्षक संघ का स्वरूप: फॉर्म ऑफ मदर टीचर एसोसिएशन। मातृ शिक्षक संघ के स्वरूप के अंतर्गत संघ की सदस्य माताओं में से ही योग्यता तथा क्षमताओं के अनुसार ही दायित्व प्रदान किया जाता है। मातृ शिक्षा संघ के स्वरूप के अंतर्गत संघ की सदस्य माताओं में से ही योग्यता तथा क्षमताओं के अनुसार दायित्व प्रदान किया जाता है, क्योंकि दायित्व प्रदान करने से ही व्यक्ति की कार्य क्षमताओं में वृद्धि होती है। इस प्रकार यह समूह का स्वरूप प्राप्त कर लेता है। दायित्व प्रदान करने से ही व्यक्ति की कार्य क्षमताओं में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार यह समूह का स्वरूप प्राप्त कर लेता है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व निश्चित हो जाता है। अध्यक्ष अध्यक्ष जो होती है, अध्यक्ष माता अभिभावकों में से चुना जाएगा। उपाध्यक्ष विद्यालय के प्रधान अध्यापक तथा कक्षा अध्यापक में से होगा। अध्यक्ष जो होगी माता अभिभावकों में से ही चुना जाएगा, और उपाध्यक्ष जो होगा वो प्रधान अध्यापक तथा कक्षा अध्यापकों में से होगा। मंत्री जो होगा मंत्री अध्यापकों से चुना जाएगा। मंत्री जो है अध्यापकों से चुना जाएगा जब विद्यालय में अतिरिक्त शिक्षक हों, और उपमंत्री माता अभिभावकों में से ही चुना जाएगा। कोषाध्यक्ष माता अभिभावकों में से चुना जाएगा। यानी कि माता अभिभावकों में से 3 लोग चुने जाएंगे: अध्यक्ष, उपमंत्री और कोषाध्यक्ष। अध्यक्ष, उपमंत्री और कोषाध्यक्ष। बाकी उपाध्यक्ष प्रधानाध्यापक, मंत्री अध्यापक, उपमंत्री माता अध्यापक, माता अभिभावक, और कोषाध्यक्ष भी माता अभिभावकों में से चुना जाएगा। संघ के अध्यक्ष, उपमंत्री और कोषाध्यक्ष। संघ के अन्य सदस्यों को भी उनकी योग्यता के आधार पर दायित्व प्रदान किया जाता है, जिससे वे संघ के लिए निष्ठा के साथ कार्य करें। संघ के कुल सदस्यों की संख्या पदाधिकारियों की सहित 20 होती है। मातृ शिक्षक संघ की संख्या कितनी है? 20 है। मातृ शिक्षक संघ की सदस्यों की संख्या कितनी है? 20 है। ठीक।
प्रति महीने मातृ शिक्षक संघ की बैठक आयोजित की जाती है। प्रति महीने मातृ शिक्षक संघ की बैठक आयोजित की जाती है। इस बैठक का समय दोपहर के बाद रखा जाता है। बैठक का समय दोपहर के बाद रखा जाता है जिससे कि सदस्यों को विद्यालय आने में असुविधा ना हो। बैठक का दिन शनिवार या फिर रविवार का रखा जाता है जिससे कि छात्रों की अध्ययन प्रक्रिया में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। संघ के प्रत्येक सदस्य को क्रियाशील रखने के लिए बैठकों का आयोजन किया जाता है जिससे कि वे बैठक में उपस्थित हों तथा अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें। मीटिंग में निम्न बिंदुओं पर चर्चा की जाती है। मातृ शिक्षक संघ का प्रमुख कार्य बालिकाओं को विद्यालय में नामांकन करवाने के लिए उत्साहित किया जाता है जिससे बालिकाओं की शिक्षा में सुधार किया जा सके। शारीरिक तथा मानसिक विकास करने के लिए बालिकाओं के मातृ संघ को समान सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। शारीरिक तथा मानसिक विकास करने के लिए बालिकाओं के मातृ संघ को समान सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। बालिकाओं की शैक्षिक तथा सामाजिक उन्नति से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए महिलाओं की सहभागिता प्राप्त करनी चाहिए। विद्यालय की प्रत्येक गतिविधि से संघ के सदस्यों को अवगत कराना चाहिए एवं बालिकाओं के लिए शैक्षिक सुविधाओं की जानकारी देनी चाहिए। बैठक में संघ की प्रत्येक सदस्य की अपनी समस्याओं की चर्चा करनी चाहिए क्योंकि ये समस्याएं शैक्षिक समस्याओं के अंतर्गत आती हैं। बालिकाओं के विद्यालय में नामांकन के मार्ग में आने वाली समस्याओं पर विचार करना तथा आवश्यक समाधान करना संघ का प्रमुख कार्य है। बालिकाओं से गृह संबंधी कार्य विद्यालय समय के अंतर्गत न लेने का सुझाव सदस्यों को देना चाहिए जिसका प्रचार वह अन्य सदस्यों तथा ग्रामीणों से कर सकें। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बालिका शिक्षा की आवश्यकता तथा उपयोगिता से अवगत कराया जाए क्योंकि शिक्षित महिला एक परिवार को शिक्षित करती है। माता शिक्षक संघ के प्रत्येक सदस्य की भूमिका समाज तथा शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। इस संघ का प्रमुख उद्देश्य महिलाओं को उनके सम्मान युक्त जीवन तथा शिक्षित समाज की स्थापना करना है। इस संघ में महिला शिक्षक की ओर ध्यान देना चाहिए। अभिभावक शिक्षक संघ, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन। हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था में समस्या का हल केवल सरकारी प्रयत्नों से संभव नहीं हो सकता। इन समस्याओं का हल ढूंढना तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक समाज के सभी अभिकरण सहयोग न करें। शिक्षा की गुणवत्ता में अभिभावकों तथा अध्यापकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 72 करोड़ 80 लाख शिक्षक तथा अभिभावक इसकी तरफ ध्यान दें तो यह शिक्षा के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा। बालक एक चौथाई शिक्षा अध्यापकों से तथा बालक एक चौथाई शिक्षा जो है अध्यापकों से तथा एक चौथाई शिक्षा स्वयं से तथा आधी शिक्षा अभिभावकों से सीखता है। एक चौथाई अध्यापकों से एक चौथाई अध्यापकों से, एक चौथाई स्वयं से तथा जो आधी शिक्षा है वो स्वयं से सीख जाता है। अतः अध्यापकों का एक मिनट बालक एक चौथाई शिक्षा अध्यापकों से तथा एक चौथाई शिक्षा स्वयं से तथा आधी शिक्षा अभिभावकों से सीख जाता है। अतः अभिभावकों का शिक्षा तथा उसकी गुणवत्ता में विकास के लिए सहयोग देना अति आवश्यक है। बालक के शैक्षिक विकास में शिक्षक तथा अभिभावकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक जहाँ बालकों के समान विकास की सोचता है शिक्षक जहाँ बालकों के समान विकास की सोचता है, इसके विपरीत अभिभावक अपने बालक के शैक्षिक विकास के बारे में अधिक से अधिक ध्यान देता है। इन विभिन्नताओं के कारण बालकों की क्षमताओं, रुचियों, व्यवहार दोषों के बारे में अभिभावकों की सोच शिक्षक से सर्वथा भिन्न होती है। वे शिक्षक से अनेक क्षेत्रों के बारे में अधिक जानते हैं। अतः अभिभावकों का शैक्षिक विकास में सहयोग लेना अत्यंत आवश्यक है। महिला प्रेरक दल, वुमेन प्रमोटर टीम, WPT, वुमेन प्रमोटर टीम। प्राचीन काल से प्रेरणा शब्द इतिहास से संबंधित रहा है, अतः प्रेरणा प्रदान करने वाले व्यक्तियों की आवश्यकता हमेशा रहती है। प्रेरणा देने वाले का उल्लेख हमारे धर्म ग्रंथों में प्राचीन काल से मिलता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरणा देने वाले थे। उन्होंने अर्जुन को धर्म युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। भारत में स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के गीतों तथा कहानियों द्वारा प्रेरक दलों से संग्राम के लिए प्रेरणा प्रदान की थी। आजाद भारत में शिक्षा के विकास के लिए प्रेरक दलों की आवश्यकता है। नारी को किस प्रकार शिक्षित किया जाए, शिक्षा में नारी का स्थान किस प्रकार निश्चित करें, नारी को पुरुषों के समान किस प्रकार से अधिकार मिलने चाहिए, इन सभी प्रश्नों को खोजने के लिए महिला प्रेरक दल की स्थापना की गई। वर्तमान समय में प्रेरक दल की आवश्यकता प्रमुख विषय के रूप में उभरकर सामने आई है। महिला प्रेरक दल के कार्य हैं। फंक्शंस ऑफ वुमेन प्रमोटर टीम।
विद्यालय व्यवस्था तथा मानवीय संसाधन व्यवस्था में महिला प्रेरक दल की प्रमुख भूमिका है। इनके कार्यों को अग्रलिखित रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। महिला प्रेरक दल के माध्यम से गांव तथा शहर के पिछड़े क्षेत्रों की महिलाओं को शिक्षा के महत्व को समझाया जाता है, ताकि वे अपनी बालिकाओं तथा बालकों को विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित कर सकें। महिला प्रेरक दल द्वारा शिक्षा के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित किया जाता है। स्वास्थ्य के प्रति पल्स पोलियो अभियान तथा निरक्षरता उन्मूलन में इन दलों की प्रमुख भूमिका होती है। महिला प्रेरक दल के माध्यम से स्त्री पुरुष के भेद को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। यह बालिकाओं को बालकों के समान शिक्षा प्रदान करने पर बल देता है। वर्तमान समय में महिला प्रेरक दल द्वारा शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के लिए विद्यालय में नामांकन अंकित कराने वर्तमान समय में महिला प्रेरक दल द्वारा शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के लिए विद्यालय में नाम अंकित कराने तथा उसके ठहराव की व्यवस्था में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया जा रहा है। महिला प्रेरक दल द्वारा विद्यालय की व्यवस्था में स्वयं सहयोग किया जाता है तथा अन्य व्यक्तियों को सहयोग के लिए प्रेरित किया जाता है। महिला प्रेरक दल मानवीय मूल्यों में वृद्धि करने के साथ साथ महिला सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करता है, क्योंकि महिला उत्थान के अभाव में राष्ट्र की उन्नति असंभव है। महिला प्रेरक दल द्वारा अंधविश्वास एवं रूढ़ियों को समाप्त करने के लिए सभी व्यक्तियों को प्रेरित किया जाता है, जैसे बाल विवाह पर रोक लगाना, दहेज प्रथा पर रोक लगाना तथा जाति पात के भेदभाव को मिटाना। महिला प्रेरक दल के माध्यम से विद्यालय पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित किया जाता है। विद्यालय पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित किया जाता है, जिससे सभी विद्यालय के परिवेश को स्वयं एवं स्वास्थ्यप्रद बनाने में सहयोग करते हैं जिससे सभी विद्यालय के परिवेश को स्वच्छ एवं स्वास्थ्यप्रद बनाने में सहयोग करते हैं। उक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि महिला प्रेरक दल द्वारा वर्तमान विद्यालय व्यवस्था एवं शैक्षिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। महिला प्रेरक दल द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्य संपन्न किए जाते हैं, जो कि विद्यालय, बालक तथा बालिकाओं तथा समाज के विकास से संबंधित हैं। चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं। शिक्षा देने की परंपरा में कितने प्रमुख उपागम देखे जाते हैं? 2 प्रमुख उपागम देखे जाते हैं। शिक्षा देने की परंपरा में कितने प्रमुख उपागम देखे जाते हैं? 2। कौन कौन से हैं बताएंगे आप लोग? ग्राम सभा का अध्यक्ष उपागम एक था ना, एक राष्ट्रीय था, एक राज्य उपागम था प्रबंध में। ग्राम सभा का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम का प्रधान होता है। अभी हमने पढ़ा ऊपर। किस सन में ग्राम शिक्षा समिति में संशोधन किया गया था? गांव में बूढ़े लोग रहते हैं 72 और 75 साल के, तो संशोधन कब हुआ था? तो संशोधन बाद में होगा, यानी कि 1975 में हुआ था। समुदाय जीवन यापन के विभिन्न ढंगों के विषय में प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करने के लिए बालक की प्रयोगशाला है। यह किसने कहा था? समुदाय जीवन यापन के विभिन्न ढंगों के विषय में प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करने के लिए बालक की प्रयोगशाला है। विभिन्न ढंगों के जीवन यापन के विभिन्न ढंगों में प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करने की ये किसने कहा था? ये कहा था जॉन यू माइकेलिस ने कहा था। जॉन यू माइकेलिस ने कहा था। किसी भी समाज में शिक्षकों के स्तर में सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था की जानकारी होना किसकी रिपोर्ट है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति की रिपोर्ट है। किसी भी समाज में शिक्षकों के स्तर में सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था की जानकारी होना राष्ट्रीय शिक्षा नीति की रिपोर्ट है। शिक्षकों की त्रिमुखी लाभ योजना से क्या अभिप्राय है? पेंशन, जीवन बीमा और प्रोविडेंट फंड से है। शिक्षकों की त्रिमुखी लाभ योजना में क्या है? पेंशन है, जीवन बीमा है तथा प्रोविडेंट फंड है। कल के विश्व को कौन चलाता है? शिक्षक चलाता है। निर्जीव शिक्षक का अर्थ है निर्जीव कक्षा। सजीव शिक्षक का अर्थ है सजीव कक्षा। यह किसने कहा था? ये WM रायबर्न ने कहा था। निर्जीव शिक्षक का अर्थ है निर्जीव कक्षा, तो ये किसने कहा था? रायबर्न ने कहा था। WM रायबर्न ने कहा था। मानवीय प्रबंधन के घटक कौन कौन से हैं? विद्यालय भवन, पुस्तकालय, फर्नीचर, शिक्षक, बच्चे या समुदाय। मानवीय प्रबंधन के घटक हैं शिक्षक, बच्चे तथा समुदाय हैं। मान्यता के अनुसार बच्चों के अधिक नजदीक होते हैं उनके माता पिता। कौन नजदीक होती हैं? माँ होती हैं सबसे ज्यादा नजदीक। तो चलिए आज का चैप्टर यहीं पे खत्म करते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो और मैं आपकी थोड़ी सी भी हेल्प कर पाई हूँ पढ़ने में, तो प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।